एपिसोड 214 एंटायर सिटी ऑफ बीस्टमैन। जब निया शांत हो जाती है तो फिर वो तर्क से परिस्थिति को समझने की कोशिश करती है। अगर एप किंग जादू से वो भ्रम पैदा कर सकते हैं तो फिर इस दुनिया में भगवान भी होते होंगे। सूखे के कारण पेड़ की जो टहनियां और पत्तियां नीचे गिर गई थी वही पैरों में चुभ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि निया को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो बस जमीन पर लकड़ी की तरफ चली जा रही थी। अबीर अपना मुंह पलटकर उसके सर की तरफ देखता है। अभी अगर वो अपना सर ऊपर करके देखेगी तो उसे प्यार भरी आंखें दिखाई देंगी। अबीर बोलता है, चलो मैं तुम्हें समुद्र की चट्टान पर ले चलता हूं। वहां पर सिर्फ चील पशु मानव ही रहते हैं। वहां अगर आपदा आ भी जाती है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। निया पूछती है, और लड़कियों का क्या? अबीर गहरी आवाज में बोलता है, वहां कोई भी लड़की नहीं है। निया एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है और फिर उसकी तरफ देखती है। अबीर अपनी बदतमीजी वाली नजर उस पर से हटा लेता है और फिर रास्ते की तरफ देखने लगता है। निया बोलती है, ठीक है, फिर चट्टान की तरफ चलते हैं। उधर दूसरी तरफ नागाल, करणवीर और जिराज भी इस अजीब जंगल में घूम रहे थे। उनके पीछे दुश्मन की तरह दिखाई देने वाले पशु मानवों का झुंड भी था। उन लोगों को पता था कि उनके साथी बहुत ताकतवर हैं। जिराज और नागाल तो निया को ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए खतरा होने के बावजूद भी वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो अपनी साथियों पर भी इतना खतरनाक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसमें से ऐसे ही कई लोग हैं। जिराज और करणवीर भी इतने ताकतवर हैं, लेकिन वो लोग सभी पशु मानवों को नहीं मार सकते हैं, इसलिए अब उनके पास आगे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर नागाल उन लोगों को मारना चाहे तो वो लोग उसके सामने हार मान जाएंगे। अगर वहां एक साथ 10,000 पशु मानव आ जाएं, तो उनसे तो नागाल तो इतना ताकतवर है कि वो कितनों को मार पाएगा। वो अभी निया को ढूंढने की जल्दी में था। नागाल ने जो अपनी स्किन से कपड़े बनाए थे वो भी नागाल अपने साथ लेकर चल रहा था। उसके साथ एक बैग राइस और 2 जग अंगूर की वाइन भी थी। जिराज ने अपने कंधों पर सीड्स और आटा रख रखा था। करणवीर ने अपने चेस्ट पर बाकी बचे हुए 4 जग लटका रखे थे। उन सभी पर एक हाथ जितने बड़े सांप भी लटक रहे थे। अब वो इस पॉइंट पर थे कि उन्हें रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिराज बोलता है, निया ने यहां पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है, हमें इन पशु मानवों को फायदा नहीं करवाना चाहिए। उस पर ध्यान न देकर नागाल अचानक अपना सामान जमीन पर रख देता है। फिर वो वहां पर गड्ढा खोदने लगता है। चांदी के बिना ये सब उसके किसी काम का नहीं है। अब उसका मकसद सिर्फ निया को ढूंढना ही है। उसे देखकर नागाल और जिराज भी गड्ढा खोदने लगते हैं। आटे जैसा सामान जल्द ही खराब हो जाता है। नागाल अपने बनाए हुए कपड़े बैग पर रख देता है और जल्दी से उन्हें दफनाने लगता है। उनकी स्पीड सच में ही तेज थी। पीछा कर रहे पशु मानव उनको पकड़े तब तक वो उन सामान को अंदर दबा देते हैं। फिर वो जिराज और करणवीर से सारे सांप लेकर अपने हाथों पर रख देता है। फिर नागाल उन्हें ढक भी लेता है। अचानक वो अपनी पूंछ हिलाकर रेंगने लगता है। करणवीर और जिराज को भी वो पीछे छोड़ आती है। जिराज एक कदम रुक जाता है। ये निया की दिशा नहीं हो सकती है। वो तुरंत ही नागाल का मकसद समझ जाता है। वो उन पशु मानवों को भटकाना चाह रहा था। उसका मौका यहां था। वो निया के पास सबसे पहले पहुंच सकता था। अपने होठ घुमाते हुए वो करणवीर से बोलता है, मुझे लगता है कि हमें अलग चलना चाहिए। निया को ढूंढने के लिए गुड लक। इतना बोलकर जिराज अपने पशु मानव का रूप ले लेता है और दूसरी दिशा में दौड़ जाता है। निया को खतरे से बचाने के लिए जिराज गलत दिशा में ही दौड़ जाता है। करणवीर भी अपने पशु मानव के रूप में आ जाता है और फिर जिराज का पीछा करने लगता है। वो बोलता है, तुम शायद सपना देख रहे हो। ये देखकर वो तेंदुआ इतने गुस्से में आ जाता है कि वो जोरदार छलांग मार देता है। फिर वो तेज दौड़ने लगता है। उन लोगों में इतना अंतर था कि आखिर तक उनके बीच की दूरी सेम ही थी। वो उसकी लंबी पूंछ तक तो पहुंच ही गए थे। वैसे अभी बारिश हो रही है और पशु मानव अपनी सूंघने की क्षमता से निया को ढूंढ सकते हैं। नागाल रेंगते हुए नदी के पास आता है और वहां पहुंच जाता है जहां पानी कम था। नागाल फिर गुस्से से अपनी आंखों को देखता है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो सांप पानी में गिरते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस नाग पशु मानव की तरफ देखता है जो उसी की तरह लग रहा था।
नागाल के दिल में उसको मारने की चाहत जाग रही थी। फिर उसकी आंखों के सामने निया का मासूम चेहरा आ जाता है और उसकी वो इच्छा खत्म हो जाती है। नागाल बोलता है, तुम लोग अभी से ही नॉर्मल सांपों से ताकतवर हो। जिस समय वो लोग आजाद होते हैं, अगर तुम लोग अब भी अकेले नहीं रह सकते हो तो तुम्हें खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। इतना बोलकर नागाल पलट जाता है और फिर निया को ढूंढने के लिए उसकी दिशा में दौड़ने लगता है। पशुमानों में ठीक होने की ताकत ज्यादा होती है। उसी दोपहर तक अबीर निया को बैठाकर थोड़ा नीचे तक उड़ पा रहा था। फिर जब रात हो जाती है तब भी अबीर हार नहीं मानता है। वो अपनी धुन में उड़ रहा था। वो इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि वो किसी चीज से टकराए ना। वो अपने पीछे अपनी खुशबू छोड़ रहे थे, जिसे सूंघकर वो पशु मानव उन्हें पकड़ सकते हैं। देर रात में जब अबीर को लगता है कि वो काफी दूर आ गए हैं और उन्होंने पानी का गड्ढा सावधानी से पार कर लिया है, फिर वो धीरे से आवाज निकालता है, जैसे कि आम पक्षी भी निकाल सकता है। उसकी आवाज सुनकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। अबीर अपने पंख फैलाता है और फिर निया को उतारने के लिए थोड़ा झुक जाता है। निया जो बहुत आराम से नीचे उतर जाती है, वो जमीन पर उतरने के बाद जाग जाती है। जब वो खड़ी होकर इधर उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई चमकती हुई गोल आंखें उसे देख रही थी। उससे वो इतना डर जाती है कि वो कुछ कदम पीछे हो जाती है। अबीर इंसान का रूप ले लेता है। ये मैं हूं। निया फ्रीज हो जाती है। निया आसपास देखकर बोलती है, ये हम लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग चट्टान पर पहुंच गए? अबीर बोलता है, नहीं, अभी और 5 दिन लगेंगे। वो थोड़ी देर रुक जाता है और फिर बोलता है, अगर अभी की स्पीड से चलेंगे तो फिर आधा महीना लग जाएगा। निया सिर हिलाती है, अच्छा रहेगा कि हम लोग ध्यान से रहें। निया बोलती है, तुमने जिराफ और नागाल को देखा? रात में जंगल का तापमान पशुनगर के मुकाबले काफी कम होता है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में आ गए हैं। निया बोलती है, क्यों ना हम कोई सुरक्षित जगह पर रुक जाएं और उन लोगों के आने का इंतजार करें? अबीर बोलता है, नहीं। निया अपना वाक्य पूरा करे उसके पहले ही अबीर उसे मना कर देता है। जब निया उसे अजीब निगाहों से देखती है तो अबीर उसे समझाता है, यहां पर बहुत खतरा है, हम उनसे चट्टान पर पहुंचने के बाद ही मिले तो ही अच्छा होगा। निया बहुत देर तक चुप रहती है। वो थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उसे नागाल और जिराफ से बात करने का भी मौका नहीं मिला। क्या वो उससे गुस्सा होंगे? क्या वो उसे ढूंढेंगे भी नहीं? वैसे ऐसा भी कहते हैं कि आदमी की जड़ें उसकी साथी में होती हैं, इसलिए आज नहीं तो कल वो उसे ढूंढेंगे तो सही। उसे चिंता हो रही थी। उसे डर था कि वो कहीं उससे गुस्सा ना हो जाए। जिराफ बोलता है, वो तो तुम्हें ही ढूंढ लेंगे। अगर हम सिर्फ 2 ही लोग होंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, हम लोग खतरों से भी बचते हुए निकलेंगे। निया पहले थोड़ी देर अबीर की तरफ देखती है और फिर सर हिला देती है। वो अबीर को काफी परेशान कर चुकी थी। वो उसे इस बार फिर से खतरे में नहीं डाल सकती है। इतने अंधेरे में अबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। फिर वो बोलता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए शिकार करके आता हूं। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू। फिर अबीर पशु मानव बन जाता है और निया को एक बड़े पेड़ पर बैठा देता है। अबीर अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो एक शिकार के साथ लौटता है। उसके मुंह में कुछ अंगूर भी लटक रहे थे। अबीर खाने को गड्ढे के पास रख देता और फिर निया को भी नीचे ले आता है। जमीन पर बैठकर उस मीट को देखकर कमजोर निया के मुंह से लार टपक रही थी। निया बोलती है, क्या तुम चकमक पत्थर ले आओगे? वो अपना सर घुमाकर जमीन पर देखती है। अबीर के उस सवाल के जवाब की हिम्मत नहीं हो रही थी और ये उसके एक्सप्रेशन से साफ दिखाई दे रहा था। फिर जब निया उसकी तरफ देखती है तभी वो बोलता है, अगर हम लोग रात में आग जलाएंगे तो लोगों की हम पर नजर पड़ जाएगी। हम लोग अभी पशुनगर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए मीट कल रोस्ट कर सकता हूं? निया साफ साफ निराश दिखाई दे रही थी। फिर भी वो बोलती है कि वो ठीक है। निया अंगूर उठाकर उसे 3-4 बार पानी में धो लेती है और फिर खाती है। अबीर उस शिकार को खींचकर थोड़ा दूर ले जाता है। फिर वो निया की पीठ की तरफ जाकर पशु मानव बन जाता है। फिर उस शिकार को जोर से चोंच मारने लगता है। फिर जब निया को पीछे से चोंच मारने की आवाज आती है तो उसका मुंह रुक जाता है। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी चीज से खून निकल रहा हो। फिर वो अंगूर खाने लगती है। काफी सारे अंगूर खाने के बाद अब निया को
पहले से भी ज्यादा भूख लग रही थी। अबीर उस शिकार के अवशेष को दफनाकर फिर उस गड्ढे की पानी से अपना मुंह धोकर और पंजे धो लेता है। फिर वो अपने पंजे से निया को छूने जाता है। वो दोनों एक रात पेड़ पर ही बिताते हैं। अबीर एक मोटी शाखा ढूंढता है और फिर उस पर निया को बैठा देता है। उसके बाद वो तने के सहारे लेट जाता है। बाद में उसकी साइड में मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। ऊंचाई पर हवा ज्यादा ताकतवर और ठंडी होती है। वो इतनी ठंडी थी कि सीधे किसी की भी हड्डी में चली जाए। वो अपने हाथों से अपने चेस्ट को ढक लेती है। निया महसूस करती है कि उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वो दिन में इतना सोली थी, फिर भी अभी वो थकी हुई थी और उबासी भी ले रही थी। अपनी बॉडी पर वजन महसूस करके उसके पंखों में से गर्मी निकलकर निया में जा रही थी। वो बहुत ज्यादा ही गर्म लग रहा था, जैसे कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटी माचिस वाली लड़की हो और उसे आग लगाने वाली जगह मिल जाए, जैसा वो चाहती थी। निया को वो इतना आरामदायक लगा कि वो राहत की सांस लेती है। फिर वो सर उठाकर उस पशु मानव की तरफ देखती है। अबीर आवाज करके अपने पंजे निया की तरफ कर देता है ताकि वो उसे और भी ज्यादा गर्मी दे सके। सुबह सबसे ठंडा समय होता है। उस सुबह चारों तरफ कोहरा था। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी ने सिल्क का ब्लैंकेट ओढ़ रखा है।